हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स केवीएस एनवीएस 2025-26 के लिए हमारी जो टियर 1 के लिए जनरल नॉलेज की क्लास है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर में हम लोग आज प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से प्रकाश डालते हैं हम लोग। इससे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, ताकि जल्दी ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ सके। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में 199 से बच्चे जो है उन्होंने लाइक कर दिया है। 200 चलिए देखिए बात करते करते ही 200 प्लस हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में लेकर आऊं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आज से जो है फ्रेंड्स क्रिसमस वीक स्टार्ट हो रहा है टीचिंग परीक्षा का, और आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जितने भी बच्चे हैं एक्समस ये कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है एक्समस, ये दिख रहा है आप लोगों को, यही कूपन कोड भी है, तो इसका इस्तेमाल कर लेना। जो भी मैक्सिमम उसके ऊपर में होगा आपका, ठीक है, वो आप लोगों को इसके ऊपर में ओवर एंड ऑल और भी आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हो। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है कि जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर में आयोजित किया गया। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर में आयोजित हुआ था, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो ये आयोजित जो है फ्रेंड्स कहां पर में हुआ है, ठीक है, इंडिया में, रशिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका के अंदर में, कहां पर में। ओके, और 18वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर में आयोजित होने वाला है ये भी आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अभी ब्राजील के अंदर में आयोजित हुआ था, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17वें नंबर का। ओके, और अभी 18वें नंबर का जो है वो भारत के अंदर में आयोजित होने वाला है। तो जुलाई 2025 में 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ था। प्लीज जल्दी से सभी के सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, हमारे भारत की तरफ से जो है फ्रेंड्स कौन गया था हमारे भारत की तरफ से, ठीक है, ऑब्वियसली बात है प्रधानमंत्री यहाँ पर में उन्होंने शिरकत की थी रियो डी जेनेरियो के अंदर में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर में यह आयोजित हुआ। ओके, चलिए इसके अलावा जो है इंडोनेशिया जो है इसका फुल फ्लेज मेंबर बन गया है, और इस तरीके से जो है फ्रेंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला मेंबर, और इसके साथ ही जो ब्रिक्स देश है उनकी संख्या 11 हो चुकी है। मैंने आप लोगों को इसके ऊपर में एक वीडियो भी बना के दिया था कि 10 है या 11 है ब्रिक्स देशों की संख्या। मैंने पूरा प्रॉपर इसके ऊपर में आपको बताया था कि भाई 11 इसकी संख्या हो चुकी है आप लोगों की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर का नाम क्या है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। तो देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर का नाम क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहां पर में आयोजित है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के अंदर में आयोजित हुआ, और बिहार के अंदर में इसका जो सिंबल था वो था गज सिम्हा। ये आप लोगों ने याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, गज सिम्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा आगे में कभी भी। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बिहार के अंदर में हुए। मौलिक किसका था, 38वें जो नेशनल गेम्स है उनका था, ये भी याद रखना है। मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। 38वें नंबर का 38 नंबर का जो है नेशनल गेम्स कहां पर में आयोजित हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। उत्तराखंड के अंदर में आयोजित हुआ था। अब मुझे आप लोग बताइए कि 39th नंबर का जो नेशनल गेम्स है वो कब, ठीक है, और कहां आयोजित होने वाला है। जल्दी से हर बच्चा जल्दी जल्दी से बता देगा। 39वें नंबर का नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित होगा। आज मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया है कि जैसे ही 1000+ हमारे बच्चे यहाँ पर में हो जाएंगे, लाइक्स और लाइव दोनों के दोनों, हम लोग जो है पूरा का पूरा विंबलडन, ठीक है, ग्रैंड स्लैम आपको पूरा याद करा दूंगा। आज मेरी गारंटी, अगर ठीक है आपको याद नहीं हुआ तो फिर से वो कराऊंगा जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाता हर एक बच्चे को। ओके, तो मौली था 38वें नेशनल गेम्स को उत्तराखंड के अंदर में हुए। गजवीरन किसका था, तो गजवीरन जो है फ्रेंड्स 23rd नंबर के पैरा एथलेटिक्स गेम हुए हैं, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में, उसका था गजवीरन। इनके ऊपर में भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा आगे में, लेकिन पहले हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का देख लेते हैं। ठीक है, गज सिम्हा सभी लोग लिख देंगे जल्दी से। जो है 39th नंबर का, वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर में बच्चे आंसर भी लिख रहे हैं। ठीक है, मेघालय के अंदर में आयोजित होने वाला है, कब, ये होगा आप लोगों का 2027 के अंदर में। ठीक है, 2025 में हुआ ना अभी, तो अब 2027 के अंदर में होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये है गज सिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से करिए। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। ठीक है, भारत की नवीनतम आधिकारिक संशोधन कुल तटरेखा, ठीक है, कितनी है। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कितने बच्चे है पेड क्लास के अंदर में जिन लोगों को मैंने पूरा का पूरा A to Z आप लोगों को पढ़ाया है, तटरेखा वाला जो टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है वो भी पढ़ाया है। जितने भी पेड स्टूडेंट्स है वो हाथ ऊपर कर देंगे जिन्होंने सेशन देखा है, और नहीं देखा है कोर्स किया हुआ है प्लीज अच्छे से देखिए। आप लोगों के लिए हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड वहां पर में करवाई जा रही है। तो भारत की नवीनतम आधिकारिक संशोधित कुल तटरेखा जो है वो है 11,098.81 किलोमीटर। पहले क्या था ना, 7516 किलोमीटर थी।
ठीक है, लेकिन अब संशोधित हमने जब किया है, वापस से गिना है, तो वो जो कटे फटे रास्ते थे पहले हमने उनको छोड़ दिया था, लेकिन अब उनको भी इंक्लूड कर लिया है हमने, तो 11,098 किलोमीटर। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, लिखो, सभी के सभी बच्चे लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए लिखकर यहाँ पर में, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में भी ये आंसर स्टोर हो जाए। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स की हमारी तटरेखा बढ़ गई है, इसका ये मतलब है कि हमने जो पहले गिना था वो सही से, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जब हमने पहले ये गिना था। अब हमने जब गिना है तो हमने जो आड़े तिरछे रास्ते हैं उनको भी इंक्लूड किया है। तो देखिए, पहले गुजरात के पास में 1214 किलोमीटर की तटरेखा थी, अब इसके पास में 2340 किलोमीटर की तटरेखा हो गई है, 2340 किलोमीटर की। तो अभी भी राज्य के मामले में जो है गुजरात सबसे आगे है, राज्य के मामले में। ओके, लेकिन वही अगर मैं बात करूं ओवरऑल, मतलब कि राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों मिलाकर, तो अंडमान निकोबार के पास में 3083 किलोमीटर की तटरेखा है। तो सबसे बड़ी तटरेखा किसके पास है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार के पास में है। ठीक है, पहले 1962 थी, ठीक है, अब 3083 हो चुकी है। वैसे मैंने इसके अंदर में और भी आप लोगों को फैक्ट्स याद करवाए थे, जैसे कि ओवरऑल कितना है अब हमारा जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो किलोमीटर के अंदर में कोस्ट लाइन है हमारी, वो कितनी है टोटल? 11,098। ठीक है, और उसके बाद में अब कितना बढ़ोतरी हुई है पहले के मुकाबले में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस कितना हुआ है टोटल, प्लस कितना हुआ है? 3582 किलोमीटर जो है लगभग लगभग बड़ा है। 3582 किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, ये देखिए 7516 था, 3582 बड़ा है, तो अब 11,098 हो गया। प्लीज ये नंबर याद रखिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जब एग्जाम में आप लोग करोगे ना आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, जो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है उसके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट के अंदर में आंसर करते जाइए और पूरा कॉन्स्टेंटली पूरा सेशन देखिए आप लोग अच्छे से। ओके, अच्छा चलिए बताइए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बता दिया, सबसे बड़ा राज्य या सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कितना है? ठीक है, 9 राज्य प्लस 4 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास में, 9 स्टेट्स है प्लस 4 यूनियन टेरिटरी है जिनके पास में तटरेखा है। अगर राज्यों की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात के पास में, लेकिन अंडमान निकोबार को भी मिला दिया जाए, मतलब यूनियन टेरिटरी को भी मिला दिया जाए, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ी तटरेखा के साथ में सबसे ऊपर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे छोटी तटरेखा किसके पास में है? सबसे छोटी, ठीक है, किसके पास में? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को पुदुचेरी के पास में। ठीक है, सबसे छोटी तटरेखा केवल 42.65 किलोमीटर की पुदुचेरी के पास में सबसे छोटी तटरेखा है, प्लीज ये भी याद रख लेंगे आप लोग। सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, गुजरात, सबसे बड़ा राज्य और प्लस यूनियन टेरिटरी में मिला दिया जाए तो अंडमान एंड निकोबार, सबसे छोटा, ठीक है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के पास में सबसे कम है। ओके, तो ये एक पॉइंट है, प्लीज इसको भी आप लोगों ने, सभी लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और राज्यों के अंदर में सबसे कम किसके पास में, अगर ये बोल दिया जाए ना, तो राज्य में सबसे कम गोवा के पास में है, सबसे कम राज्य में, राज्य के मामले में सबसे कम गोवा के पास। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नवीनतम सरकारी तटरेखा आंकड़ों के अनुसार सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? जल्दी से बताइए आप लोग। जैसे ही 1000 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर मैं लाइव, मैं आप लोगों को जो ग्रैंड स्लैम्स है उनको भी पूरा याद कराऊंगा। और कितने लोग चाहते हैं कि आज के आज आप लोगों को मैं सभी लोगों को सारे ओशियन करंट्स भी याद करवा दूं? अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बताइए हाथ ऊपर करके, और अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे यहाँ पर। ओके, तो सबसे बड़ी यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोला है, तो राज्य के मामले में तो गुजरात होता, लेकिन ओवरऑल जब बोल दिया गया दोनों, तो दोनों में से फिर अंडमान एंड निकोबार आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। नाउ अब देखिए, नवीनतम सरकारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात की तटरेखा कितनी है, जो कि सबसे ज्यादा है राज्यों के मामले में। तो गुजरात सबसे आगे है, सबसे ज्यादा है राज्य के मामले में तटरेखा में। तो उसके पास कितनी है टोटल? ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि उसके पास कितनी है। तो राज्य में गुजरात सबसे ज्यादा, ठीक है, 2340 किलोमीटर की तटरेखा अब उसके पास में है। पहले 1214 किलोमीटर के आसपास में होती थी, अभी जब बढ़ोतरी हुई है हमने अच्छे से उसको और प्रिसीजन के साथ में गिना है,
तो 2340 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, तो सी को लॉक कर दिया जाए, तो लॉक कर दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है, अब देखिए ये क्वेश्चन, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो इसका आंसर कर पाएगा, इसीलिए पूरा सेशन देखना जरूरी है आप लोगों का। दिसंबर 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? बेसिकली मतलब इसका यह है कि ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स 2026 की, ठीक है। ब्रिक्स 2025 जो है ये तो ब्राजील में हुई है, ठीक है, ब्राजील में। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है समझो आप लोग, ठीक है। दिसंबर 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है, मतलब कि 2026 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, ठीक है। तो किसने सौंपा है? ब्राजील ने, क्योंकि ब्राजील में हुई थी, तो ब्राजील अध्यक्ष था तो उसने ही सौंपा है ना, ठीक है। तो ब्राजील ने भारत को अध्यक्षता सौंप दी है, अब भारत अध्यक्ष है, ठीक है। अगले दिसंबर तक भारत अध्यक्ष रहेगा, जब तक कि नया और डिसाइड नहीं हो जाता कि उसके बाद में कौन करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और इन कोर्सेज पर भी अगर आप ये एक्समस ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप लोगों को और मैक्सिमम डिस्काउंट जो है फ्रेंड्स मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग क्रिसमस जो है वीक में एक्समस इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप लोगों की तैयारी ज्यादा अच्छे से शुरू हो जाएंगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा लंबा समय तक आप लोगों को सारे फीचर्स भी इस्तेमाल करने मिलेंगे, और आपके पढ़ाई में भी उतना ज्यादा समय आपको मिलेगा। ओके, कौन देश 2026 में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन G20 समिट की मेजबानी के लिए पुष्टि किया गया है? मतलब अभी उसकी पुष्टि हो चुकी है, 2026 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? चलिए, 2026 की बात हो रही थी तो भाई 2025 की भी बात कर लेते हैं। 2025 के अंदर में साउथ अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कौन सा शहर है जी? तो जोहानसबर्ग है, जोहानसबर्ग, ठीक है, जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग के अंदर में G20 का जो है सम्मेलन 20वें नंबर का आयोजित किया गया। अब 21वें नंबर का जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2025 में 20वें नंबर का ये सेशन था, अब 21वें नंबर का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर में होगा। कौन से शहर में होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या सीखा है एक एक करके रिवाइज करते चले क्या? चलो मुझे बताओ कि ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ब्रिक्स की मेजबानी 2026 के अंदर में कौन करेगा ये बताइए आप लोग, और G20 की कौन करेगा? चलो दोनों के दोनों आंसर आप लोग करते जाइए यहाँ पर। ओके, आंसर आप लोगों के स्पीड में कमेंट के अंदर में आते जाने चाहिए ना। 7 जुलाई 2025 को आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहां पर में, जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहां पर में? इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जब हम लोग पेड क्लास में करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में भी बताया था, ठीक है, बोला था कि प्लीज उसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आईसीसी के जो सीईओ है वो भी भारत के ही बने हैं, संजोग गुप्ता, ठीक है। तो देखिए कितना बड़ा संजोग हो गया है, आप समझिए संजोग क्या है, संजोग क्या हुआ है भाई? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी चेयरमैन, चेयरमैन ये है हमारे भारत के जय शाह, ठीक है, अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, ठीक है। और आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के जो सीईओ बने हैं वो है बने हैं संजोग गुप्ता। तो देखो संजोग हो गया ये तो, है ना, तो संजोग हो गया, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स, आईसीसी का मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, दुबई के अंदर में है। ओके, दुबई यूएई के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया कप आयोजित करती है, ठीक है, वो आईसीसी की ही एक सब्सिडरी है। ओके, हम लोग 1000 के पास में पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी से हर एक बच्चा कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। ओके, चलो, संजोग गुप्ता जो है फ्रेंड्स ये अपॉइंट हो गए न्यू सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नाउ अब ये बताइए आप लोग फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर करिए आप लोग फास्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से आंसर करना है आप सभी लोगों ने। इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा।
आना ही पड़ेगा। Yes. मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। माइंड योर लैंग्वेज। कीप क्वाइट। प्रॉब्लम तुम्हारी है। इसका मतलब तुम नहीं आओगे। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो है हमारे ट्रम्प चचा जो है उन्होंने मना कर दिया इसमें जाने से। ठीक है, G20 समिट जो जोहान्सबर्ग में हुई साउथ अफ्रीका के अंदर में, इसमें जाने से मना कर दिया। उन्होंने क्यों मना कर दिया? ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर में गोरे लोगों के साथ में भेदभाव होता है, गोरे लोगों को नीची नजरों से देखा जाता है, गोरे लोगों को जो है उनके उनके साथ में हिंसा होती है वगैरह वगैरह। ऐसे जो कभी पहले तो भी काले लोगों के साथ में होता था। किसी भी तरीके की हिंसा का पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए, चाहे गोरे हो, काले हो, सावले हो। ठीक है, किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जोहान्सबर्ग में इसका विरोध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए। सिरिल रामाफोसा कौन थे? सिरिल रामाफोसा जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो सिरिल रामाफोसा जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन वो आए नहीं। अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, इसका एक चित्रित वर्जन। चलिए, तो G20 समिट कहाँ हुई थी? G20 कौन से शहर में हुई थी? जोहान्सबर्ग में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बताइए जल्दी से। ठीक है, EMRS के अंदर में आया था ना, जोहान्सबर्ग में हुई थी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए ही है, जो आप लोगों को आगे में भी देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, भारत के अंदर में जो है G20 का कौन सा समिट हुआ था, कौन से नंबर का हुआ था? चलो एक स्टैटिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो भारत के अंदर में जो G20 का समिट हुआ था वो 18वें नंबर का था 2023 में। तो भारत में जो आयोजित हुआ था वो 18वें नंबर का था, 2023 में आयोजित हुआ था G20 समिट। लिख लो, ताकि कभी भी अगर मान लो स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क। देखिए, इंडिया के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट जिसको बोला जाता है, आपके खराब वाले मोबाइल, आपके माइक्रोफोन्स या आपके खराब कंप्यूटर्स, ये जो चीजें होती है इसको ई वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जबकि हमारे भारत के अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत बहुत कम जो है उसको रिसाइकल हम लोग कर पाते। इवन पूरे ग्लोबली भी बात करें तो केवल 7.4% ही हम लोग रिसाइकल कर पाते हैं उसको सही तरीके से। तो इसको रिसाइकल करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो भी वेस्ट निकल रहा है, जैसे दिल्ली अकेला एक ऐसा जो है इलाका है जहां पर में 9.5% ई वेस्ट निकलता है। तो ई वेस्ट इको पार्क जहां पर में इसको रिसाइकल किया जाएगा, जो ई वेस्ट निकलता है, आप अपने फोन को समझ लीजिए कि खराब हो गया, आपने फेंक दिया या जो है इधर उधर कर दिया आपने, फिर वो ऐसे ही बहुत सारे जो ई वेस्ट जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोसेस करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क भारत के, ठीक है, होलंबी कलान नाम की जगह है दिल्ली में। दिल्ली में भी स्पेसिफिकली बात करूं फ्रेंड्स तो आप लोगों को नॉर्थ दिल्ली के अंदर में मिलेगा ये देखने के लिए। ठीक है, नॉर्थ दिल्ली में, दिल्ली के भी नॉर्थ दिल्ली वाला जो इलाका वहां पर में, तो होलंबी कलान, होलंबी कलान नॉर्थ दिल्ली के अंदर में ये आयोजित ये जो है स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट जो है उनको रिसाइकल करने के लिए, क्योंकि रिसाइकल वैसे भी भारत के अंदर में बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क या ई वेस्ट इको पार्क भी इसको बोला जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर में। ठीक है, दिल्ली के अंदर में होलंबी कलान, लिख दो एक बार होलंबी कलान, ताकि लिख दो, ताकि एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तो याद रहे आप लोगों को। होलंबी कलान। इंदिरा पॉइंट को पहले भारत के किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। 1000 जैसे ही बच्चे यहाँ पर में हो जाएंगे, हम लोग जो है 1000 लाइक प्लस लाइव जैसे ही हो जाएंगे, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो ग्रैंड स्लैम है आज के आज याद करा दूंगा। कल ही जस्ट पिछले दिन ही आप लोगों का EMRS के अंदर में वो क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है इसको आप लोग पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। मुझे बताइए कि केप कैमोरिन कौन से राज्य के अंदर में मिलेगा, कौन से राज्य के अंदर में है ये, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। केप कैमोरिन भी आप लोगों को अभी जस्ट 3 दिन पहले मैंने पेड कोर्स में पढ़ाया था आपको कि केप कैमोरिन हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु जो है उसको केप कैमोरिन बोला जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी के अंदर में है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में केप कैमोरिन। और जो भारत का, पूरे भारत का, इवन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, अगर उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो वो ये है आप लोगों का, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर में, वो केप कैमोरिन से भी नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था। चलिए, तो पिग्मिलियन पॉइंट, और इसी को पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, मुझे बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसको किस नाम से जाना जाता है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट को। ठीक है, और इसके अलावा इसी के अंदर में एक और ऑप्शन के अंदर में एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। जो बच्चे पिछले जो है 3 दिन पहले जो क्लास में थे आप लोग, ज्योग्राफी की क्लास में, पेड कोर्स में, ठीक है, उनको बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। बार बार रिवाइज करवा के याद करवाया मैंने आप लोगों को। सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वो है आपका किबितु पॉइंट। ठीक है, किबितु। आगे बढ़ते हम लोग, भूगोल का जनक किसको माना जाता है, जल्दी से आप लोग एकदम आंसर कर देंगे। आप लोगों के पास में जो है 10 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज जो है ये ज्योग्राफी के जनक है। हिस्ट्री के जनक इनमें से ही एक और है, उनका नाम भी आप लोग बता दीजिए जल्दी से। इन्हीं में से एक इतिहास के जनक भी है। तो इतिहास के पप्पा कौन है, हेरोडोटस, हिस्ट्री के। ओके, और जियोग्राफी के इरेटोस्थनीज, जियोग्राफी के, भूगोल के। ठीक है, चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है आप लोगों के, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। 2025 में दक्षिण अफ्रीका की G20 जो है उसकी अध्यक्षता की थीम क्या थी, मतलब आपको बताना है कि G20 की थीम क्या थी, ये बताएंगे आप लोग 2025 में। तो 2025 का G20 सम्मेलन कहां पर में हुआ, एक क्वेश्चन बनता है, तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में हुआ था भाई, तो जोहानसबर्ग में हुआ था, जोहानसबर्ग के अंदर में हुआ था ये आप लोगों ने याद कर लिया। इसकी थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है थीम भी, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉलिडिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 जो है अभी 2025 की 20वें नंबर की थी, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। मुझे बताइए 21वें नंबर की G20 समिट जो कि 2026 में होंगी, कहां पर में आयोजित होने वाली है। हर किसी बच्चे का आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड तभी आपका रिकॉल कर पाता है जब आप लोग इन सारी चीजों को अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। हर एक आपकी मेहनत आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लो। इसीलिए बोलता हूँ कि कमेंट में आंसर करो। यूएसए करने वाला है, 21वें नंबर का होगा वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य था उसके अंदर में मौर्य साम्राज्य, उसका क्रम सही से लगाना है आप लोगों ने, और ये बताना है कि लास्ट वाला शासक कौन था, ये भी आप बता देंगे मुझे। ठीक है, तो लास्ट जो है, सबसे पहली बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था, बिंदुसार था। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा था अशोका। तो ये 3 महान शासक, और आखिरी जो शासक था इनका मौर्य साम्राज्य का, लास्ट वाला शासक, उसका नाम था बृहद्रथ। लिखो सभी लोग, बृहद्रथ। ये बृहद्रथ को किसने मारा था, तो बृहद्रथ को जो है फ्रेंड्स पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो शुंग जो था इसी का कमांडर था, इसने मार दिया था, तो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था। तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बृहद्रथ आखिरी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा दिया उस सभी लोगों को 1-1 रुपए वाली इक्लेयर्स और आपके खुद के पैसे से आप लोग खरीद के खा सकते हो। ये है भाई क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताइए। हर एक बच्चे से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कमेंट में और पोल के अंदर में आंसर आ जाना चाहिए। आंसर लगाएंगे हर एक बच्चा। राज्यसभा में किसके लिए पूछा है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति, चलो दोनों के लिए बता दो कितने प्रतिनिधियों की सीटें आरक्षित है राज्यसभा में। हाल फिलहाल के अंदर में एक एग्जाम के अंदर में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ जल्दी से, हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए यहां पर में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं राज्यसभा के अंदर में, तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि भाई राज्यसभा में, ठीक है,
सीटों का आरक्षण आप लोगों को पता चले उससे पहले आप लोगों ने एक चीज ध्यान रख लीजिए आप लोग, ठीक है। लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा में कितने कितने हैं देख लेते हैं यहाँ पर में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने। तो अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो लोकसभा के अंदर में 84 सीट्स है और एसटी के लिए जो है 47 सीट्स है। टोटल कितनी हो गई आप बता दीजिए। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के अंदर में एससी के लिए 0 सीट रिजर्व है। कितनी? 0, ठीक है। और वही एसटी के लिए बात करेंगे तो ये भी 0 है, तो टोटल 0। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इवन महिला रिजर्वेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज याद रख लेनी थी फ्रेंड्स कि कोई भी इसमें से आंसर नहीं है, नन ऑफ दी अबव। एससी एसटी के लिए राज्यसभा में एससी एसटी ओबीसी महिला किसी का कोई रिजर्वेशन इसके अंदर में नहीं होता है, ओके। लेकिन लोकसभा में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो वो आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में लिख देंगे, लोकसभा में कितना है ये रिजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में क्या ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन होता है, हाँ या ना? जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहां आंसर ना ए होगा ना बी ना सी, तो आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आप लोगों का, ओके। 1000 से हम लोग केवल 150 दूर है, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे। किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों राइंडिया और खासी नारंगी को जीआई टैग मिला है? देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने का मतलब यह है कि भाई उस वस्तु को उस पर्टिकुलर स्थान के साथ में जोड़ दिया जाता है, उसकी वो पहचान बन जाती है और उसको कोई और जगह पे कॉपी नहीं किया जा सकता, या कोई और इलाका उसके ऊपर में क्लेम नहीं कर सकता कि ये नहीं भाई, ये उनका नहीं, हमारे यहाँ की इजाद है। मतलब जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से ये भी फायदा हो जाता है कि ये यहीं पर इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो राइंडिया और खासी नारंगी, ठीक है, कहाँ का है ये? तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, मेघालय का है, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर। नो, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊं क्या आप लोगों को? अगर आप तैयार हो, ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं, तो आपको बताता हूं मैं। इंडिया की फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, कहां पर में बनी है? महाराष्ट्र के अंदर में, फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर में, ओके, यहां बनने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बनारस की शहनाई जो है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और भी बहुत सारी, लेकिन बनारस की शहनाई इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फ्रेंड्स, ठीक है, महाभारत वाटिका, हल्द्वानी नाम की जो जगह है वहां पर में वो लोग महाभारत वाटिका बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक इथनो बॉटनिकल गार्डन बनने वाला है, एथनो बॉटनिकल गार्डन, मतलब पुराने जमाने की जो एथिक्स है, हमारे एथनिक्स है, ठीक है, उनके आधार पर बनेगा ये। तो महाभारत वाटिका कहाँ बनने वाला है? उत्तराखंड हल्द्वानी के अंदर में, ठीक है। महाभारत वाटिका, महाभारत वाटिका, ठीक है, महाभारत वाटिका कहां पर में बनने वाला है आप लोगों का? हल्द्वानी में, हल्द्वानी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में। प्लीज इनको भी याद रख लीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में भी पढ़ाता रहूं? तो प्लीज बता देंगे आप लोग, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। राइंडिया और खासी नारंगी जो है ये क्या है? आप लोगों के एक हैंडलूम के प्रकार है, ठीक है। तो राइंडिया और खासी जो है, ठीक है, मेघालय के हैं और इनको अप्रैल 2025 के अंदर में जीआई टैग मिला है। इसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। प्लीज इनको अच्छे से देखिएगा, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने, ओके। इसको आज आप लोगों की टेस्ट के अंदर में भी डाल दे, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में जो आप लोगों का एआई टेस्ट लेंगे इसकी, उसके अंदर में भी डाल दे, ठीक है। हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने लोग चाहते हैं कि इसको टेस्ट में भी डाल दे, तो आप लोगों की एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि बनारसी शहनाई जो है उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग कितनी है? भाई हम तो शांत किस्म के लोग हैं, ठीक है, शांति हमारे स्वभाव में है, ओम शांति ओम, ठीक है। पिक्चर बनी है हमारे यहाँ पर में, शाहरुख खान था उसमें। तो शांति के अंदर में विश्व शांति जो है यहाँ पर में इंडेक्स के अंदर में हमारे भारत की कितनी रैंकिंग है बता दीजिए आप लोगों भी, फिर उस हिसाब से। देखो, ज्यादा ना करते हुए आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट नंबर पे जो है वो है आइसलैंड, ठीक है, शांति के मामले में आइसलैंड है। दूसरे नंबर के अंदर में बात करूं मैं तो आयरलैंड है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर पे है आयरलैंड। इंडिया फिर कहाँ होगा? थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने में नंबर पे सर? गिनते 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 आ जाओ, ठीक है। तो इंडिया की जो नंबर आती है वो आती है 115वें नंबर पे,
ठीक है, 115वें नंबर पे आता है इंडिया। मतलब आप समझ लीजिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में इंडिया 115वें नंबर पे है। पता है क्यों? क्योंकि ना हम लोगों को शांति पसंद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पसंद है हम लोगों को शांति? क्या हम लोग ये रशिया से compete करेंगे? भाई वहां तो युद्ध हो रहा है, वो लोगों का तो वैसे भी गिरना था। ठीक है, क्या हम लोग यूक्रेन से कंपेयर करेंगे हमारे देश को? सूडान से कंपेयर करेंगे जहां पर में वही आपस में ही लड़ रहे हैं, वो लोग गृह युद्ध हो रहा है, दो आर्मी लड़ रही है? यमन से कंपेयर करेंगे जहां पर में कोई सरकार, कौन सी सरकार है पता ही नहीं किसी की। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से कंपेयर, वो नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करेंगे हम लोग? भाई हमसे ऊपर में 114 देश और है, मतलब पीस के मामले में। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, लिंग के नाम पे हम लोग सिर्फ लड़ते रहते हैं। ठीक है, और हम नहीं लड़ते, हमें लड़ाया जाता है। ठीक है, जिस दिन हम लोग इस सारी चीजों से ऊपर उठ गए ना, तो हमारी रैंकिंग को भी ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो ये आपस में जो लड़ते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हम लोग जो लड़ रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर में? देखिए हमारे भारत की रैंकिंग क्या है, और आपको लगता है कि ये रैंकिंग देखकर जो है दुनिया के देश हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे? जॉब कैसे क्रिएट होंगी हमारे भारत के अंदर में? उद्योग धंधे कैसे लगेंगे? जब विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगा भारत के अंदर में, भारत के अंदर में वो लोग निवेश करेंगे, लेकिन जब वो रैंकिंग देखेंगे, चलो भारत में लगाते, लेकिन भारत की रैंकिंग ही 115वें नंबर पे, हो सकता है वो लगा ले यहाँ पर में कि भाई 100 का फिल्टर, कि जो 100 के अंदर होगा उन्हीं वहीं पे हम इन्वेस्ट करेंगे। भारत तो वैसे ही बाहर हो गया। ठीक है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मतलब मेरी, आपकी, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसके तरफ में ध्यान दे थोड़ा सा, ताकि हम हमारे देश को इन सारे इंडेक्स में भी आगे लेकर आ सके। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115वें नंबर पे भारत। ओके, और भारत की जो स्कोर है भारत का, वो भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप लोगों का, तो भारत का जो स्कोर है वो है 2.229। ठीक है, तो भारत को स्कोर कितना मिला है? 2.229 है। तो भारत वैसे 115वें नंबर पे, लेकिन स्कोर कितना है? ठीक है, 115वें नंबर पे होने पर भारत को स्कोर मिला है 2.229। ठीक है, 2.229। हो सकता है कि यही कोई क्वेश्चन आप लोगों से बना के पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का एक स्टैटिक क्वेश्चन प्लस अभी हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें जो एक डेटा निकल कर आया है, उसकी बात यहां पर मैं आप लोगों से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2025 में जो ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? ब्रिक्स ब्रिक्स जो देश है, ठीक है, उनमें पूरे दुनिया का, ठीक है, क्या 45% नॉमिनल जीडीपी भारत के पास में ही है? क्या ये बात सही है? क्या 30% परचेसिंग पावर पैरिटी? पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, मतलब कि कितने खरीदने की कितनी क्षमता है उसके आधार पर। ठीक है, तो क्या टॉप 30% जो जीडीपी है परचेसिंग पावर पैरिटी के नाम पर, क्या भारत और रशिया और ये सारे जो देश है ब्रिक्स के मिलाकर उनके पास में है? नॉमिनल जीडीपी का क्या 25% भारत के पास, हमारे जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके पास में है? तो देखिए रियो डी जेनेरियो समिट के अंदर, रियो समिट जो हुई ब्रिक्स की, ठीक है, उसके अंदर में ये डेटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया ब्रिक्स समिट के अंदर में। इसमें यह बोला गया कि भाई पूरे दुनिया का 45% जो है, ओके, 45% जो ग्लोबल नॉमिनल जीडीपी है वो भारत के पास में है। ठीक है, भारत जैसे ब्रिक्स के पास में है। ठीक है, पूरे दुनिया का 45% नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और 30% ऑफ पीपीपी, ठीक है, 30 नहीं 50% ऑफ पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में 50%, ठीक है, पीपीपी के मामले में 50%, ठीक है, ब्रिक्स के पास में है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अब ये तो जो है अपोजिट है ना, यहाँ 45 है या 25 है, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है। जब ऊपर वाला सही है तो ये अपने आप गलत हो गया। और मैंने आपको बताया कि परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में पूरे दुनिया का जो जीडीपी आता है पीपीपी के अनुसार उसका 50% ब्रिक्स कंट्रीज के पास में है। तो ये भी आपका गलत है। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रख लेंगे फ्रेंड्स। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। 45% ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड 50% ऑफ पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि आप लोग टीचिंग परीक्षा के जो वेरियस कोर्सेस है उनके साथ में प्रीमियम कंटेंट के साथ में एआई की मदद से आप लोग आगे बढ़े,
ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भी आना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके डेली लाइफ के अंदर में भी काम आता है ये चीज। तो आप जो है फ्रेंड्स इन सारी चीजों की एआई की मदद से भी एक्समस इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है कम से कम प्राइस के अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, और जितना जल्दी लोगे उतना लंबे समय तक कोर्स आपके पास में रहेगा, उतना ज्यादा आप पढ़ पाओगे। ठीक है, अब बताइए आप लोग यहाँ पर में कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, नेटो के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं क्या, क्योंकि ये न्यूज में रहता है, अभी तो जंग हो गई पूरी की पूरी नेटो की वजह से, तो आप लोगों को पता है ना, नेटो की वजह से तो जंग हो गई थी पूरी, यूक्रेन और रशिया हुई क्यों थी जंग भाई, रशिया चाहता था यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य ना बने, उसको रोकने के लिए जंग कर ली उसने उसके साथ में, और वो कामयाब भी हो गया रशिया। तो देखिए कौन सा सदस्य नहीं है, ठीक है, यूएसए, एक चीज ध्यान रखना भाइयों और उन सभी की बहनों, ध्यान से समझिए, नेटो के 32 सदस्य कितने हैं, सबसे पहली बात तो ये समझो आप लोग, मुझे सिर्फ पहले पहले एक पॉइंट बताओ, अभी हाल के अंदर में जब मैं ये सेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका दिसंबर 2025 के अंदर में अभी फिलहाल में नेटो के कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य है। लिखो, पहले बात तो ये लिखो, इन 32 को आप ऐसे तोड़ो, 2 और 30 को तोड़ो आप इधर में, ठीक है, 2 सदस्य जो है ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, नॉर्थ अमेरिका के 2 ही सदस्य है, एक तो है कनाडा, ठीक है, कनाडा और यूएसए, और बाकी जो 30 है, ठीक है, बाकी जो 30 है वो यूरोप के है, वो यूरोप के है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इतना इतना समझ में आया कि मुझे पहले ये बताओ आप लोग, अभी हाल ही में जो है 31वें नंबर का बना था फिनलैंड, और स्वीडन बना है 32वें नंबर का, ठीक है, स्वीडन 32वें नंबर का, 31वें नंबर का फिनलैंड। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, यूएसए ये तो है ही, अभी आपको बताया कनाडा यूएसए, उसके बाद में आप खुद ही सोचिए कि क्या फ्रांस नेटो का मेंबर नहीं होगा, फ्रांस तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर है, मतलब इतनी जो है इंपॉर्टेंट वाली जो है संगठन नहीं है, तो फ्रांस है यहाँ पर में। क्या इसके अंदर में इटली है, जी हाँ बिल्कुल इटली भी है, इटली वैसे हार गया था लेकिन 1949 के अंदर में उसको भी ज्वाइन करवा लिया गया था, ठीक है। अब बच जाते हैं आपके पोलैंड और बेलारूस, ठीक है, अब इनमें से बताइए कि कौन सा है। तो जी पोलैंड भी है, ठीक है, पोलैंड तो आना ही था, क्योंकि पोलैंड के ऊपर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कब्जा कर लिया गया था, एक जस्ट सेकंड, एक बार प्लीज टीम चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। जी वीडियो रुक गया था, बट आई थिंक शायद अब आ रहा है आप लोगों की तरफ में। ओके, तो बेलारूस नहीं है, आपको पता है, मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ये बेलारूस जो है ना, ठीक है, बेलारूस ये रशिया के साथ में इसकी कुछ खास ज्यादा ही अच्छी दोस्ती है, मतलब आप अगर मैं कहूँ कि बेलारूस जो है वो रशिया की गोद में जाकर बैठा रहता है, तो इसमें भी कोई आ, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी ना, उस समय में बेलारूस ने रशिया का साथ दिया, खुलकर रशिया का साथ दिया, ठीक है। तो ये तो बना नहीं है क्योंकि रशिया की तरफ वाला है। और नेटो क्या कहता है, नेटो नेटो के अनुसार, ठीक है, ध्यान से चलिए, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ लेकिन आप सभी लोगों के लिए, मुझे हर एक बच्चे का यहाँ पर मैं कमेंट चाहिए, हम 1000 के बहुत पास में पहुंच गए, लाइक्स के भी बहुत पास में पहुंच गए, जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो नेटो का बेलारूस सदस्य नहीं है, मैं आपको सारे के सारे 32 सदस्य के नाम बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझिए आप लोग, नेटो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नेटो की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, नेटो की स्थापना। ओके, नेटो का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, पहले ये सब बता दीजिए, फिर उसके बाद में मैं एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा कि क्यों नेटो की मेंबरशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी के भी लिए। तो ब्रसेल्स नाम की एक जगह है, ब्रसेल्स यूरोप के अंदर में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के अंदर में, बेल्जियम, बेल्जियम मतलब इसका सदस्य है, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर में हेडक्वार्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेंबर तो होगा ना, ठीक है। तो वहां पर में ब्रसेल्स नाम का एक ब्रसेल्स उनका शहर है, ब्रसेल्स, वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रसेल्स बेल्जियम की बेल्जियम का शहर ब्रसेल्स के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, नेटो का हेडक्वार्टर। नेटो में 32 देश है, नेटो का
जो आर्टिकल नंबर 5 है नेटो के, इसका आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि इन 32 मतलब जितने भी उसके देश है, अगर किसी भी एक देश के ऊपर में किसी ने हमला किया तो बाकी के जो 31 देश है, उस 32वें देश के जो देश है जिस पर हमला हुआ होगा, उसके साथ में एक देश मिलकर हमला करेंगे उसके दुश्मन के ऊपर में। मतलब अपने साथी को नहीं छोड़े, अपने साथी का साथ देंगे, ये वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर में नेटो का सदस्य बनना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता, क्यों एक होता है कि सिक्योरिटी गारंटी मिल जाती है, सेक्शन आर्टिकल नंबर 5 जो है उसका, ठीक है, जिसको सेक्शन 5 भी बोला जाता है नेटो के चार्टर के अंदर में, कि अगर नेटो के किसी भी एक देश के ऊपर में हमला होगा तो बाकी के 31 देश भी उस 32वें देश के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। ये है नेटो का पावर, ठीक है। तो ट्रीटी जो है ये हुई थी 1949 के अंदर में, 1949 के अंदर में बना था, हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर में है, ठीक है। और रशिया इससे बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर किसी भी एक भी नेटो कंट्री के ऊपर में उसने हमला किया तो बाकी के देश भी उसके ऊपर में टूट पड़ेंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स नेटो की, ठीक है। नेटो की ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये देखिए स्वीडन जो है ये सबसे लास्ट में जुड़ा है अभी, स्वीडन ये है 32वें नंबर का देश। तो अगर सबसे लेटेस्ट वाला कौन जुड़ा है ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आंसर क्या करोगे आप लोग? 32वें नंबर पे स्वीडन। ओके, याद रहेगा। चलिए, तो 32वें नंबर पे कौन जुड़ा है? देखो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, अगर एग्जामिनर को नेटो के बारे में पूछना रहा तो वो 32वें नंबर का कौन बना है ऐसे आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है। तो 2024 में स्वीडन बना है, उससे पहले फिनलैंड बना था, ठीक है। चलिए, तो बेलारूस जो है नहीं है, बाकी के सारे हैं। ये एक मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि कौन कौन से देश है इसके अंदर में, ठीक है। यूएसए और कनाडा तो है ही, वो दो नॉर्थ अमेरिका के देश। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में, मेरे बिना बताए जल्दी जल्दी से। आपको बताना है कि कौन से वाले हिमालय के पार्ट के अंदर में करेवा पाया जाता है, करेवा भू आकृति। और ये जो करेवा है कौन सी चीज को उगाने में ज्यादा फायदेमंद है? केवल 14 बच्चे दूर है हम लोग यहाँ पर हमारे 1000 के टारगेट से, और केवल 53 लाइक्स। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, ताकि हम ऐसे ही ग्रैंड स्लैम भी पूरा का पूरा याद कर ले। और मैं आपको टारगेट देता हूँ कि जो बच्चा आज यहाँ देख रहा है, क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि ग्रैंड स्लैम आप पूरा का पूरा आज के आज याद करके दोगे मुझे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बन सकते हो सारे आपको आज के आज याद करवा के दूंगा, ठीक है। तो देखिए करेवा जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को कश्मीर हिमालय के अंदर में मिलेगा, और केसर उगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, केसर उगाने के लिए। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये देखिए बनता कैसे है ये, तो हिम नद जो होती है ना, वो क्या होता है कि पानी और अपने खुद के वजन की वजह से इधर उधर हिलते रहता है हिम नद, थोड़ा थोड़ा ही, चाहे मिलीमीटर तक, मिलीमीटर मिलीमीटर करके वो सैकड़ों सालों तक हिलता है, या उसका मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो डिपॉजिट जमा हो जाते हैं ना, उसको करेवा बोला जाता है। तो ये करेवा उसी मिट्टी से बना हुआ है, जो हिमनद है उनके डिपॉजिट की वजह से। और इसी को आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, इसी को आप लोग बोलते हो करेवा मिट्टी केसर के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है ये, ठीक है। चलिए, त्रिवेणी के लिए 2025 के 67वें ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम किसे मिला है? बताइए। इंडियन ओरिजिन के म्यूजिशियन है, ठीक है, उनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है उनका। उनका न्यू बेस्ट एज एल्बम, मतलब कि इस नए एज का बेस्ट एल्बम बताया गया है उनके त्रिवेणी को, ठीक है, 67वें ग्रैमी अवार्ड के अंदर में, ठीक है, 2025 का। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये मिला है हमारे भारत की चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को, ठीक है, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। ओके, तो त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम किसको मिला है? ठीक है, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन। कौन से एल्बम के लिए मिला है? उनके त्रिवेणी के लिए। ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 30 जून 2025 को WHO द्वारा अमेजोन क्षेत्र का पहला मलेरिया फ्री देश कौन बना है? बताइए। 30 जून 2025 को WHO द्वारा अमेजोन क्षेत्र का, अमेजोन क्षेत्र कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? साउथ अमेरिका के अंदर में, साउथ अमेरिका के अंदर में, ठीक है। ये अमेजोन के जो घने जंगल है उनके पास वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये अमेजोन क्षेत्र है।
ब्राजील है, बोत्सवाना है, कोलंबिया है, सूरीनाम है, वेनेजुएला है, कौन सा है जिसको मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है? ठीक है, और ये अमेजोन का पहला देश बन गया, अमेजोन इलाके का पहला जहां पर में मलेरिया फ्री हो गया, मलेरिया नहीं है वहां पर में। वैसे तो यार मच्छर आसपास के देश से भी उड़ के चले जाएंगे कैसे ना कैसे, लेकिन उन्होंने मलेरिया की रोकथाम के लिए काफी सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, तो सूरीनाम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, पहला मलेरिया फ्री कंट्री बन गया, सूरीनाम उसका नाम है देश का। ठीक है, सूरीनाम एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, और 46 कंट्रीज है अब तक जिनको मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा एक ऐसी इंडिपेंडेंट टेरिटरी भी है जिनको घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो 46 कंट्रीज में से एक है आपका, ठीक है, सूरीनाम। ओके, मलेरिया फ्री घोषित हो चुके हैं अब तक। करीब करीब 70 साल तक सूरीनाम जो है मलेरिया से लड़ता रहा, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई मलेरिया से। अब सूरीनाम मलेरिया फ्री हो चुका है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अमेजोन के इलाके का, दक्षिणी अमेरिका के अमेजोन इलाके का मलेरिया फ्री देश, इसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है WHO के द्वारा। ठीक है, चलिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, बताइए किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया खेल रत्न पुरस्कार से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 1000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग जो है हमारे जो विंबलडन है उसको भी हम लोग करेंगे। क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप लोग सभी के सभी जो है मुझे याद करके दोगे? मैं आपकी टेस्ट लूंगा, अभी लाइव आप लोगों की टेस्ट लूंगा, अगर आप तैयार हो तो मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए, डी गुकेश है, इनको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, मनु भाकर को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर में इसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए अभी फिलहाल के अंदर में, यहाँ पर में। ठीक है, ई उपरोक्त सभी, ठीक है, किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ई यहाँ पर में आंसर होगा, देखिए गुकेश डी, या डी गुकेश चेस से रिलेटेड है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ओके, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है हमारे, ठीक है, और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं आप लोग यहाँ पर में, जो लोग देख रहे हैं, जो केवीएस टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस टीयर 1 की, आप लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, उसके अंदर में आप लोगों को जो लास्ट 7 डेज के अंदर में आपको टेस्ट मिलने वाली है, उसके अंदर में इस तरीके के जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो जो पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे आप लोगों को दिए जाने वाले हैं एक फेज्ड मैनर के अंदर में। तो बी रेडी, और जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से आप लोग पढ़ते जाइए। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं यूट्यूब पे, उसको आपका एआई में कन्वर्ट करके आपको आपके कोर्स में भी दिया जाता है, ताकि आप उसकी वहां भी प्रैक्टिस कर सके, तो आपका डबल फायदा हो रहा है। चलिए, तो एक बार मेरे साथ साथ में दोहरा दीजिए आप लोग। ठीक है, डी कुकेश कौन से खेल से रिलेटेड है? शतरंज से। हरमनप्रीत सिंह जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है हॉकी से। प्रवीण कुमार जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है पैरा एथलेटिक्स से। और मनु भाकर निशानेबाज शूटिंग से। ठीक है, चलिए, अब एक चीज बताइए मुझे, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, ठीक है, अलाउद्दीन जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में किया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली सामुदायिक मस्जिद थी। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, दिल्ली की पहली मस्जिद, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार, मतलब एक प्रवेश द्वार बनाया, दक्षिण का प्रवेश द्वार, जिसको अलाई दरवाजा कहा जाता है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली की पहली मस्जिद है, ये भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली की पहली मस्जिद, ठीक है, उसका एक दरवाजा है जिसका नाम अलाई दरवाजा है, जो दक्षिण की तरफ से आने वाला दरवाजा, दक्षिणी प्रवेश द्वार इसको बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये किसने बनवाया था इसका निर्माण? ठीक है, तो इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, करवाया था। तो अलाई दरवाजा कौन सी मस्जिद का दरवाजा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा। ठीक है, दिल्ली की पहली सामुदायिक मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के, ये देख सकते हो आप लोग, ये दरवाजा है, इसके जो दरवाजे हैं वो घोड़े की नाल के आकार के बनाए गए हैं, आप देख सकते हो इसके जो दरवाजे हैं। ओके, ये है अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर एग्जाम के अंदर में, किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है? ठीक है, मुझे आज भी याद है जब मैंने वो न्यूज देखी थी, ठीक है, फ्लैश हुई थी 2006 के अंदर में, ठीक है, कि प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा।
तो मुझे लगा प्लूटो ग्रह नहीं रहा, मतलब क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो खत्म हो गया, कुछ टकरा गया उससे, मर गया, मिट गया, टूट गया, क्या हो गया उसको, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे समझा भाई उसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया ठीक है वो वहीं पे, बस उसको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ग्रह की कैटेगरी से प्लूटो को निकाल दिया गया तो 2006 के अंदर में, क्योंकि जो है फ्रेंड्स ऐसे कई सारे प्लूटो की तरह ही और भी पिंड हमें मिल रहे थे। तो हमने सोचा अगर प्लूटो को भी हम अगर ग्रह मानेंगे तो फिर बाकी को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक हॉमिए, सीरीस, एरिस, ठीक है, प्लूटो, ओके, इन सबको भी ग्रह मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इसी वजह से प्लूटो को भी इन बौने ग्रहों की ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में 5 बौने ग्रह है, ठीक है, 5, मेक, हॉमे, सीरीस, एरिस और प्लूटो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो 4 है, मेक, हॉमे, एरिस, प्लूटो, ये तो सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रहों के बाहर में है। लेकिन ये जो सीरीज है ना, इसको बाहर निकालो आप बेटा, बच्चू छुटकू इधर आओ तुम, ठीक है। सीरीज ये जो है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना हमारे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं ना, उन्हीं के साथ साथ में एक ये वाला ये जो है क्षुद्र ग्रह भी घूम, ये ड्वार्फ प्लैनेट भी घूम रहा है। मतलब तो एकमात्र बौना ग्रह, ठीक है, जो के सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों के बीच में है, अंदर में है, वो है सीरीज, ठीक है, एकमात्र बौना ग्रह सीरीज। ये आया था एक क्वेश्चन यूपी के एक जो है आई थिंक शायद पीसीएस के एग्जाम के अंदर में, ओके। तो इसको याद रख लेना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। नाउ जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ग्रैंड स्लैम के जो अवार्ड है वो करवा दूंगा और मैं आप लोगों को ईएमआरएस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हो? अगर आप हो तैयार और हर बच्चा तैयार है तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स करवा दूंगा। मुझे हाथ ऊपर करके बताइए जल्दी जल्दी से, क्या तैयार हो आप लोग? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग तैयार है सभी लोग? और चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोग मुझे 15 के 15 क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे यहाँ पर अभी के अभी सही बताओगे आप लोग? अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर करके बताएंगे और जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जो बच्चे में हिम्मत है वो इस सेशन को देख ले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो होता है वो होता है आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखो इन 4 जो है ग्रैंड स्लैम में से, टेनिस के टूर्नामेंट में से सबसे पहला कौन सा होता है? आप लोग बताओ मुझे, चलो आप लोग सिखाओ मुझे, ठीक है। 4 होते हैं, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। इनमें से सबसे पहले कौन सा होता है भाइयों? ठीक है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के अंदर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, मेलबर्न विक्टोरिया के अंदर में ये आयोजित हुआ, ठीक है। ये 113वें नंबर का ये इवेंट था, ठीक है, 113वें नंबर का इवेंट। इसमें पुरुषों में कौन जीता? जेनिक सिनर, ठीक है, इटली का है जेनिक सिनर, ये जीता, ठीक है। और महिला के अंदर में कौन जीता? मेडिसन कीज, ठीक है, मेडिसन कीज ये जीती महिलाओं के अंदर में। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में कौन जीता और महिलाओं में कौन जीता, ठीक है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड्स, ओके, ये बर्न हो गया था, बर्न, ठीक है। तो मेडिसिन की जरूरत थी तो एक महिला ही हो, भाई घर में ध्यान कौन रखता है तुम्हारा? महिला लोग, ठीक है। अगर महिला ना हो इस दुनिया के अंदर में तो दुनिया कितनी खूबसूरत नहीं हो जाएंगी, वैसे तो कितनी बेकार हो जाएंगी दुनिया, ठीक है। तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, ठीक है। मेलबर्न बर्न हो गया, तुमको चोट लग गई, तुम जल गए, ठीक है, तो मेडिसिन, ठीक है, महिला लगाएंगी तो मेडिसन कीज, ठीक है। और ये यूएसए की है, मतलब अंग्रेजी दवा लगाएंगी तुम्हारी बहू, तुमको, तुम्हारी, हाँ जो भी है तुम्हारी, ठीक है। चलिए, जेनिक सिनर इटली का है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंच ओपन की। सेकंड नंबर पे फ्रेंच ओपन हुआ आपका, पेरिस के अंदर में आयोजित हुआ, 124वें नंबर का इवेंट था ये, ठीक है। अब क्या होता है कि कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन का है ये, और इसने जो है पुरुष एकल जीता है फ्रेंच का, ठीक है, फ्रेंच का कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज। अब इसको जो है ना बहुत पेन हो रहा था, ठीक है, इस लड़के को बहुत पेन हो रहा था, फिर भी उसने राज किया, ठीक है, किसके ऊपर में? पेरिस के टावर पे चढ़ के बोला कि अब आज से, ठीक है, कार्लोस अल्काराज का राज है, क्योंकि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी दर्द में भी हम राज करेंगे, ठीक है। तो कार्लोस अल्काराज पेन में भी, स्पेन में, स्पेन से है, ऐसे याद कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब तुम्हारी चचा की लड़की को कैसे याद रखेंगे यहाँ पर? कोको गॉफ अमेरिका की है, ठीक है, कोको गॉफ, ठीक है। अब ये लड़की जो है ना खो खो खेल रही थी, कहां पर में?
ठीक है, एफिल टावर के पास में, पेरिस के एफिल टावर के अंदर में खो खो खेलते खेलते जीत गई है। कोको खो खो, ऐसे याद रख लेना, एफिल टावर के पास में खो खो खेल रही थी। एफिल टावर पता है ना आप लोगों को, बड़ा सा स्टील का स्ट्रक्चर एफिल टावर। ओके, तो 124वें नंबर का था फ्रेंच। ठीक है, ये आप लोगों का मई से जून के बीच में हुआ। अब ये देखो विंबलडन, देखो विमंडना कितनी कैसी है, क्या बोलते उसको, ठीक है। विंबलडन के अंदर में, ग्रेट ब्रिटेन लंदन के अंदर में ये हुआ। ठीक है, ये जेनिक सिनर फिर से जीत गया, मतलब 2 बार जीता तुम्हारे चचा का लड़का जेनिक सिनर। इटली का है, तो इटली मतलब इडली खाओ, ठीक है, ताकत बनाओ। ठीक है, इडली खाओ ताकत बनाओ, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में भी जीता, लंदन में भी जाके जीता वो। ठीक है, तो जेनिक सिनर लंदन और ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में और ऑस्ट्रेलिया में, विंबलडन भी जीता और ऑस्ट्रेलिया भी जीता। इडली खाया था ना तुम्हारे चचा के लड़के ने, इडली खाया था। ठीक है, ओके। और महिला में कौन जीता यहाँ पर में, ईगा स्वियातेक। ठीक है, ईगा स्वियातेक, पोलैंड की है ईगा स्वियातेक। ठीक है, ये लंदन के अंदर में 138वें नंबर का जो विंबलडन हुआ वो जीती है। अब यूएस के अंदर में कौन जीता, ठीक है, ये देखिए अल्कराज। बोले भाई मेरे को पेन हो रहा है फिर भी मैं राज तो मैं करूंगा, तुम जेनिक सिनर तुमको अकेले नहीं जीतने दूंगा मैं। ठीक है, पेन हो रहा है ना, तो मैं ये दर्द लेकर जाऊंगा ट्रम्प चचा के पास में। ट्रम्प चचा भी दिल जले आशिक है, ठीक है, उनके साथ में अपना पेन साझा करूंगा। तो वो अल्काराज जो है, कार्लोस अल्काराज, अपना पेन लेकर पेरिस से गया यूएसए, और वहां पर में भी उसने जीता। ट्रम्प चचा दर्द भरा इंसान, दर्द भरा है उनके अंदर में, हर कोई जो है बेचारे का देखता है चांद सा हंसमुख चेहरा, कैसा कैसा चेहरा है उनका, ठीक है, हंसता रहता है, क्या करता पता नहीं। ठीक है, लेकिन उस हंसमुख चेहरे के पीछे दर्द कितना है, कि करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, कैसे छुपाऊ, इतना इडियट पना भरा हुआ है, उसको कैसे छुपाऊ, मतलब भाई दर्द देखिए उसके दिल के अंदर में, कहीं ना कोई केस में फंसा रहता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर में जो है वो आर्याना साबालेंका बेलारूस की है, वो जीती है इनके साथ में 145वें नंबर का यूएस ओपन। ठीक है, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ अगस्त में। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा सा सॉल्व इसको। ठीक है, चलिए। तो देखिए आप लोगों, अब मुझे यहाँ पर मैं पता चलेगा कि कितने बच्चे चाहते हैं एक्चुअल में कि इस तरीके से मैं आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक समझा दूं। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं एक साथ दबा के जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। अगर मुझे दिखा कि आप लोग यहाँ पर में रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, और हम 1000 के ऊपर में रहते हैं, तो मैं पक्का आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे ही मैं करवाता रहूंगा, लेकिन हर एक बच्चे की जिम्मेदारी के सेशन को लाइक कर देगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर मैं शेयर जरूर कर देंगे। यहाँ पर मैं देखिए राजस्थान सीईटी के अंदर में भी पूछा गया था, टीम ने यहाँ पर में जो दिखाया था अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर में। ठीक है, राजस्थान सीईटी की ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंदर में 8 जनवरी 2023 को भी पूछा था। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज इज लोकेटेड बिटवीन, अरे वाह क्या बात है, देखिए टीम ने एक और निकाल लिया यहाँ पर में। ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में। क्वेश्चन देख लेते, ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष में किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में वो जेनिक सिनर इटली खा के आया था, वो ऑस्ट्रेलिया में ठंड के मौसम में जीत गया वो लड़का। भाई जनवरी की ठंड, वैसे वहां गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में उस समय में जनवरी में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो ठंड होती है ना। तो जेनिक सिनर पता नहीं कितने सिन करके आया था, सिनर मतलब ही होता है भाई अब क्या क्या बोलते उसको, पापी। ठीक है, जेनिक सिनर ये जीता है। ओके, ये कोको गॉफ जो है ना, ये तो कोको तो लड़की है, खो खो खेल रही थी पेरिस के अंदर में, याद आ रहा है आप लोगों को। ये अल्काराज, ये लड़का मैन में जीता है, मैन के अंदर में पेरिस में जीता है। ठीक है, ये अपना राज, ठीक है, लेकर कहा चढ़ गया था वो, पेरिस के टावर के ऊपर में। ये खो खो खेल रही थी पेरिस टावर के वो उसमें नीचे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर में हम लोगों ने देखा कोको यूएसए की, ठीक है, और अल्काराज ये फ्रेंच ओपन में जीते हुए है। जेनिक सिनर जो है ये इटली का ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता है। और भाई ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुआ था ये, तो बर्न जब हुआ तो मेडिसिन लगाने के लिए एक लड़की आई थी, तो लड़की में मेडिसिन कीज यूएसए की अंग्रेजी दवाई लेकर आई थी वो लड़की। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल किसने जीता, चलो बताओ जल्दी जल्दी से। 13 लाइक जरूर है, हम लोग 1200 के टारगेट से जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करके पूरा वायरल कर देंगे हर एक बच्चा। मुझे आप लोगों से चाहिए, अगर मैं यहाँ एनर्जी दे रहा हूँ तो मुझे आप लोगों से भी चाहिए। ठीक है, कि भाई हर एक बच्चा जो है अपना अपना रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन के अंदर में कौन जीता है, देखो मेडिसन, ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जीती थी ना मैडम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ठीक है, ईगा स्वियातिक, ठीक है, ईगा स्वातिक जो है ये आप लोगों का विंबलडन के अंदर में जीती थी, विंबलडन के अंदर में। ठीक है, ईगा स्वातिक, ठीक है, जेनिक सिनर के साथ में। और आरियाना साबालेन का जो है ये यूएस
ओपन के अंदर में जीती थी, आर्याना सबालेंका यूएस ओपन के अंदर में, यूएस ओपन के अंदर में, ठीक है, बेलारूस की है ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से फ्रेंच ओपन के अंदर में पूछा है, मैंने आपको बताया ना फ्रेंच में वो खो खो खेल रही थी वो लड़की, अरे खो खो खेल रही थी पेरिस के ग्राउंड में, लड़की खो खो खेल रही थी, कोको यूएसए की, ठीक है, कोको यूएसए की है वो, ठीक है, फ्रेंच, पेरिस में खो खो खेल रही थी। याद आया आप लोगों को? देखो ट्रिक से ऐसे इतने खतरनाक वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोगों को मजा आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं हर एक टॉपिक को आपको याद करवा दूं? ठीक है, अपने तरफ से पूरा 100% दे रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी देंगे यहाँ पर। फ्रेंच ओपन के अंदर में महिला एकल किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा आप लोगों का, आप लोग लगा लीजिएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ई, ओके, ई इसका आंसर होगा, ओके। फ्रेंच ओपन के अंदर में, फ्रेंच ओपन बोला है ना यहाँ पर में, हाँ फ्रेंच ओपन बोला है तो ई आंसर होगा, ओके। ये आप देख सकते हो कोको यूएसए की। अब यहां पर में आप लोग देखिए ईएमआरएस टीजीटी का क्वेश्चन आपका, आप खुद देख लीजिए ईएमआरएस का क्वेश्चन, ईएमआरएस का क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया है कि विंबलडन में, ठीक है, लॉन टेनिस टूर्नामेंट के अंदर में वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में कौन जीता है, ठीक है। चलिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे ही आप लोग आंसर्स लगाते रहेंगे, ठीक है। कोको जो है ना ये तो फ्रेंच में जीती थी, फ्रेंच ओपन के अंदर में, ओके। आरियाना जो है ये यूएसए के अंदर में जीती थी, ठीक है, यूएसए के अंदर में है ये, बेलारूस की, ठीक है। ईगा स्वियातेक, ठीक है, ईगा स्वातेक ये पोलैंड की है, ठीक है। और ये कहां पर में जीती थी? ईगा स्वातेक ये जीती थी आपके विंबलडन के अंदर में, विंबलडन लॉन टेनिस के अंदर में ईगा स्वातेक, स्वातेक, ठीक है, अलग अलग से इनके नाम इतने खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर में, ये देखिए आप लोग विंबलडन के अंदर में ईगा स्वियातेक पोलैंड की, ठीक है। अच्छा 2 बार कौन जीता? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से 2 बार किस किसने जीता है, तो देखो जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया जीता इसने, ठीक है, और विंबलडन जीता। फ्रेंच ओपन में कार्लोस, ठीक है, अल्काराज, ठीक है, और कार्लोस अल्काराज, ठीक है, फिर से, ओके। महिलाओं में देखिए महिलाएं भाई सबको मौका देना चाहती है, महिला बोलती है एक मैं तुम जीतूंगी एक तुम जीत लेना, एक मैं जीतूंगी एक तुम जीत लेना, ठीक है, ऐसा मतलब अलग अलग तुम्हारा। यहाँ देखो 2 ही लड़के जैनिक सिनर और अल्काराज, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना हुआ तो आप समझ जाएंगे ना आप लोग। कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन एलिमिनेट लड़कों का अगर एलिमिनेट करना रहा तो कम से कम भाई 2 में से एक ही चुनना है, ठीक है। लड़कों के अंदर में लड़कियां अच्छी है, ठीक है, भगवान सारी लड़कियों को लंबी उम्र दे, तो सारे लड़कों को ना दे, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज को ध्यान में रख लिया, अगर आपने ऐसे पढ़ाई कर ली अच्छे से, आप बहुत आगे निकल जाओगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने एक चीज प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगा, ठीक है, अगर हमारी टीम ने इसको कर दिया हो तो, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर में सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, कितने स्टूडेंट है?
जिन्होंने टीचिंग परीक्षा के कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं। टीम एक बार देख लीजिएगा प्लीज कि क्यों हम ये स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के जो हमने एक आप लोगों को एक फीचर दिया है ना, नया वाला फीचर, उसके अंदर में आप लोग देखोगे कि आपको गेमिफिकेशन के साथ में ये दे दिया है पूरा का पूरा। चलो एक गेम खेलोगे आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये पहले इसके अंदर में आप लोगों से क्या बोला है। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये राफेल नडाल को और नोवाक जोकोविक को तो पहले गोली मतलब गोली सच में मत मार देना आप लोग जाके, और ये कैप्सर रूड नॉर्वे को भी नहीं मारना है गोली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भाई वो इटली खा के वो जेनिक सिनर जो है ना उसने मचाया था, देखो ये मारा मैंने इसको यहाँ पर मैं पकड़ के। ऐसे आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, विच सिटी होस्टेड फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहां पर में हुआ भाई, लंदन मेलबर्न थोड़ी ना इसमें होगा, पेरिस के अंदर में हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको मारा। वुमेन सिंगल्स विनर विंबलडन के अंदर में कौन जीती, अभी आप लोगों को याद आ रहा है अभी। ठीक है, थोड़ी देर पहले आप लोगों को याद आ रहा है फ्रेंड्स कि आपको मैंने अभी बताया था कि ये क्वेश्चन आपके ईएमआरएस के अंदर में भी आया। ठीक है, तो पोलैंड की, ठीक है, पोलैंड की ईवा सुवियातेक जो है ये जीती है। देखो हमने फिर से मारा है, देखिए ड्रैगन की आयु कम होती जा रही है। 2025 में यूएस ओपन का संस्करण संख्या क्या थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई कि संस्करण कौन सा था उसका। ठीक है, तो आप लोगों से बोला है कि 2025 में यूएस ओपन की, तो मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे ज्यादा पुराना अगर कोई है यहाँ पर में तो यूएस ओपन है 145वें नंबर का। ठीक है, ये हम लोगों ने मार दिया इसको फिर से। ठीक है, विच प्लेयर वॉन बोथ द फ्रेंच एंड यूएस। फ्रेंच और यूएस, वो फ्रांस के ऊपर में कौन चढ़ा था, जल्दी बताओ। अरे वो फ्रांस के ऊपर में चढ़ा था ना, याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के एफिल टावर के ऊपर में चढ़ा था, बहुत पेन था उसको। ठीक है, तो स्पेन का था वो और राज कर रहा था वो वहां से। ठीक है, तो ये हमने मार दिया उसको यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था, सबसे पहले जनवरी के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले जनवरी के महीने में आयोजित किया गया था। देखो फिर से ड्रैगन को मार दिया आप लोगों ने। ओके जी, जी ओके। बेलारूस की आर्यन साबालेंका ने 2025 में ग्रैंड स्लैम एकल महिला का खिताब जीता। ठीक है, कौन सा वाला, बेलारूस की आर्याना साबालेंका। ठीक है, आर्याना साबालेंका यूएस गई थी भाई, यूएस में जीता उसने। ओके, लगाते जाइए आप लोग, और ये गेम आप लोग भी खेल सकते हो। आप लोग जितने भी पेड स्टूडेंट्स है हाथ ऊपर करेंगे, आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। आपको आपके ये इसको बचाना है, आपके सिपाही को, ये ड्रैगन से। ठीक है, देखिए 18 अगस्त से 7 सितंबर तक कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ। अगस्त के महीने में कौन सा होता है, ये बेसिकली आप लोगों से पूछा जा रहा है अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में कौन सा होता है, सबसे लास्ट में अगस्त में यूएस ओपन होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यूएस ओपन ये आप लोगों का हो गया अगस्त के महीने में। ठीक है, हमारे देखो हमारी पूरी तीनों लाइव अभी यहाँ पर में बची हुई है। 2 ग्रैंड स्लैम की विजेता जेनिक सिनर की राष्ट्रीयता क्या है। जेनिक सिनर भाई इटली खा खा के ना बहुत पाप किया है उसने। ठीक है, इटली खा खा के, कहा गया इटालियन है वो। ओके, कौन सा 138वां था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बता दूं कि सबसे पुराना यूएस ओपन है 145वां यूएस ओपन, विंबलडन 138वां है सेकंड पुराना वाला। फिर बारी आती है फ्रेंच ओपन की और फिर आती है ऑस्ट्रेलियन ओपन की।
ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए जो सबसे पहले हुआ है वो सबसे कम पुराना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन हुआ, वो थोड़ा ज्यादा पुराना है, मई में होता है। फिर जून में विंबलडन होता है, वो उससे भी ज्यादा पुराना है, और सबसे ज्यादा पुराना है यूएस ओपन। ठीक है, तो 138वां जो है किसका था? विंबलडन का था। ठीक है, क्या हम मार पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि हम सारे इसको, ये ड्रैगन को मार पाएंगे? किस अमेरिकी खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन में अमेरिकी अमेरिकी वो फ्रेंच, वो खो खो खेल रही थी, याद है आप लोगों को? कोको 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 कोको। ठीक है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित किया जाता है? मेलबर्न के अंदर में। मेलबर्न कहां पर में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मेलबर्न, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा। और सबसे जो है नया है ये। ठीक है, 123वां संस्करण था, जनवरी के अंदर में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन का 124वां संस्करण ओपन एरा का, ठीक है, कौन सा संस्करण था? देखिए, ओपन एरा जो है बेसिकली होता है कि भाई ओपन ग्राउंड के अंदर में जो है, ओपन एरिया के अंदर में जो होता है, ओपन लॉन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल जो है, मैं अगर आप लोगों से फ्रेंच की बात करूं फ्रेंड्स, तो ओवरऑल वो 124वां नंबर का है। लेकिन अगर वो ओपन ग्राउंड के अंदर में कौन से नंबर का खेला गया था, तो 95 नंबर का था, 95 नंबर का। ठीक है, 2025 के लिए विजेता और टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कार्लोस अल्कारेज विंबलडन। कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन नहीं, विंबलडन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, वो जैविक जो जेनिक सिनर है उसने जीता था। ईगा स्वियातिक फ्रेंच ओपन नहीं, इन्होंने भी आपका विंबलडन जीता है, ईगा स्वियातिक ने, इन्होंने विंबलडन जीता है। जैनिक सिनर ने यूएस ओपन जीता है। जैनिक जो सिनर है उन्होंने एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और दूसरा वाला जो जीता है उसने, वो जीता है आपका विंबलडन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मेडिसन ऑस्ट्रेलिया, हाँ मेडिसन भाई ऑस्ट्रेलिया के बर्न के अंदर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कोको गॉफ ने कोको गॉफ जो है उसने फ्रेंच जीता था, तो मेडिसन। फाइनल राउंड, कितने लोगों को लगता है कि हम मार पाएंगे? हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर हम लोग, आप लोगों को लगता है कि हम मार पाएंगे यहाँ पर में। ओके, और जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मिल चुका है। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और जल्दी से जुड़ के अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग। ठीक है, 2025 में आयोजित होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा था? सबसे पहले जनवरी में कौन सा होता है? बताइए जल्दी से, जनवरी में कौन सा होता है सबसे पहले? जनवरी के अंदर में आयोजित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित होता है भाई जनवरी के अंदर में, ये फाइनल हिट। और ये देखिए यहाँ पर में हम जीत चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। ठीक है, तो 15 में से 15 क्वेश्चन, ये है तरीका सही। और ये आप लोगों को देखिए, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। मैंने जो ओशियन करंट है वो भी मैं आज पढ़ाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं जैसे कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैं यूट्यूब पे मेंटेन नहीं है ऐसे टफ टॉपिक पढ़ाने की, तो मैं इसको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाऊंगा फिर, ताकि बच्चे जो है क्योंकि पेड क्लास में क्या होता है ना कि बच्चा, उसने पैसा दिया होता है तो वो ज्यादा कंसिस्टेंटली फिर पढ़ता भी है। ठीक है, फिर मजा भी आता है मुझे उसमें। ठीक है, तो मैं ओशन करंट जो है आज आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में करा दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पर मैं पीपीटी लगा के रखी थी आप लोगों की पूरा का पूरा ओशन करंट वगैरह पढ़ाने की भी, और उसके क्वेश्चंस भी डाले हुए थे। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं इसको आज पेड क्लास में ले लेता हूँ ताकि बच्चों का एटलीस्ट फायदा हो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली 850 तक पहुंच गए हम लोग 1100 से, जबकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता इस चीज का। ठीक है, कि आप लोग जो है उसको मेंटेन करें। आप लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है उसको मेंटेन करके, ठीक है। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, 7611101101 96974444। ठीक है, उसके ऊपर में मैं टीआरई वाली बैच में, DSSB के अंदर में भी, और सारी जगह के ऊपर मैं इसको लेने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक्समस जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एक्समस, ठीक है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्समस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ओके, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना जल्दी लोगे उतना लंबा समय तक आप लोगों के पास में रहेगा। ओके, चलिए बाकी जो है मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के क्लास के अंदर में भी। इसको आज ओशन करंट, आज जो आप लोगों को पूरा का पूरा ओशन करंट आज आप लोगों को करवा दूंगा, ताकि ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों का उसके अंदर में क्लियर हो जाए। जी हाँ, नहीं टीयर 1 आप लोगों का पेन पेपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो टीयर 1 के अंदर में भी होगी ये क्लास आपकी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी। थैंक यू वेरी मच रंजय बवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे क्लास के अंदर में। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग भी क्लास में ज्वाइन हो सके। थैंक यू वेरी मच। ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ये नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा क्या टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली केवीएस कोर्स खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत कोर्स परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही आपको व्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर्स भी बने हुए हैं। आपको केवीएस के एग्जाम फोल्डर पर जाना है और केवीएस का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए आप केवीएस पीआरटी बैच लेना चाहते हैं, तो बस उस कोर्स पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, और अगर डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अपने फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका एनरोलमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।